हिंदी ऑडियो बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। राइटर टी हार्व एकर। खंड 2। दौलत की फाइलें। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 1 में हमने प्रकटीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। याद है ना। विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती हैं और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारा मस्तिष्क एक तरह से हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोगों को जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि यह सशक्त उपकरण किस तरह काम करता है। तो आइए एक नज़र डालकर देख लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। अलंकारिक भाषा में कहें तो आपका मस्तिष्क एक बड़े फाइल कैबिनेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसी ही अलमारी जो आपके ऑफिस या घर में होती है, यह अपने अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेबल लगाता है और उसकी फ़ाइल बनाकर फ़ोल्डर में रख देता है, ताकि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे निकालने में आसानी हो। क्या आपने सुना? मैंने यह नहीं कहा है कि आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए, मैंने कहा है आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। किसी भी स्थिति में क्या करना है, यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं। आप खुद ब खुद धन के लेवल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं, उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। बहरहाल समस्या यह है कि हो सकता है आपका सही चुनाव सफल चुनाव ना हो। सच तो यह है कि हो सकता है जिसमें आपको समझदारी लग रही हो वह लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। उदाहरण के लिए, मान लेते हैं कि मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में है। मेरे लिए यह कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वह एक हरा पर्स देखती है। यह सेल में मिल रहा है और इस पर 25% डिस्काउंट है। क्या मुझे यह पर्स खरीदना चाहिए? यह सवाल लेकर वह तत्काल अपने मस्तिष्क की फाइलों तक जाती है। एक पल के 1000वें हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइलें जवाब लेकर हाजिर हो जाती हैं। तुम पिछले हफ्ते खरीदी हरी जूतियों की मैचिंग के लिए हरे पर्स की तलाश कर रही थी। इसके अलावा इसका आकार भी बिल्कुल सही है, इसे खरीद लो। जब वह तत्काल चेकआउट काउंटर की ओर भागती है तो उसका मस्तिष्क न सिर्फ इस बात पर रोमांचित होता है कि उसके पास यह सुंदर पर्स होगा, बल्कि उसे गर्व भी होता है कि उसे इस पर 25% डिस्काउंट भी मिला है। उसके दिमाग के हिसाब से इस खरीदारी में बहुत समझदारी है। वह पर्स चाहती है, उसे यकीन है कि उसे इसकी ज़रूरत है और यह इतना अच्छा सौदा है। बहरहाल किसी भी मोड़ पर उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया। सच है, यह पर्स सचमुच सुंदर है और माना कि यह अच्छा सौदा है, लेकिन इस समय मुझ पर $3000 का कर्ज है, इसीलिए संयम रखना बेहतर होगा। उसके दिमाग में यह विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग की किसी फाइल में यह बात दर्ज ही नहीं थी। जब आप कर्ज में हो तो और ख़रीदारी ना करें कि फ़ाइल उसके दिमाग के कंप्यूटर में कभी इंस्टॉल ही नहीं की गई थी और अस्तित्व में ही नहीं थी, जिसका मतलब है कि यह विकल्प दरअसल विकल्प था ही नहीं। क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ गए? अगर आपके दिमाग के कैबिनेट में रखी फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक नहीं हैं तो आप ऐसे ही विकल्प चुनेंगे। वे स्वाभाविक, सहज होंगे और समझदारी भरे लगेंगे, लेकिन
अंत उनसे वित्तीय असफलता या काम से कम द्वैमता उत्पन्न होगी। इसके विपरीत अगर आपके दिमाग की फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक हैं तो आप स्वाभाविक ढंग से और अपने आप ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे सफलता मिलती जाती है। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। सोचने का आपका स्वाभाविक तरीका सफल परिणाम देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनके सोचने का सामान्य तरीका भी दौलत पैदा करता है। जब बात पैसे की आती है तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप सहज रूप से अमीर लोगों की तरह सोच सकें? मुझे यकीन है कि आपने इसका जवाब बिल्कुल या इससे मिलता जुलता ही दिया होगा। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के तरीके से सोचने के लिए पहला कदम यह जानना है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। अमीर लोग गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वे धन, दौलत, सभ्य, अन्य लोगों और जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में हम इन्हीं भिन्नताओं पर बातचीत करेंगे और आपकी रिकंडीशनिंग के लिए आपके दिमाग में 17 वैकल्पिक दौलत की फाइलें इंस्टॉल करेंगे। नई फाइलों के साथ नए विकल्प आएंगे। फिर अगर आप कभी गरीब और मध्य वर्गीय लोगों की तरह सोचने लगें तो आप खुद को पकड़ सकते हैं और अपना ध्यान चेतन रूप से उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। दौलत का सिद्धांत। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। कुछ बातें मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात, किसी तरह से किसी प्रकार से मेरा इरादा गरीब लोगों का अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाना या उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनहीन होना नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर होते हैं, वे बस ज़्यादा अमीर होते हैं। लेकिन साथ ही मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप तक मेरा संदेश पहुँच जाए, इसलिए मैं अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को अधिकतम रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब मैं अमीर, गरीब और मध्य वर्गीय लोगों की बात करता हूँ तो मैं उनके पास मौजूद वास्तविक धनराशि या समाज के लिए उनके महत्व के बजाय उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूँ। ये लोग किस तरह अलग अलग सोचते और काम करते हैं। तीसरी बात, मैं सामान्यकरण करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सभी अमीर लोग और सभी गरीब लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा मैं वर्णन करूँगा। एक बार फिर मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप हर सिद्धांत के मर्म को समझ लें और उसका इस्तेमाल करें। चौथी बात, ज़्यादातर मामलों में मैं मध्य वर्ग का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आमतौर पर मध्य वर्गीय लोगों में अमीर और गरीब मानसिकताओं का मिश्रण होता है। एक बार फिर मेरा लक्ष्य आपको जागरूक बनाना है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। अगर आप ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं तो मेरा लक्ष्य आपको अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए जागरूक बनाना है। पांचवी बात, ऐसा लग सकता है कि इस खंड के कई सिद्धांत सोचने के तरीकों के बजाय आदतों और कार्यों से संबंधित हैं। याद रखें, हमारे कार्य हमारी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। यानी अमीर व्यक्तियों के हर कार्य के पीछे अमीर विचार शैली होती है। अंत में मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप जिन्हें सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छुक रहें। इससे मेरा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपका तथाकथित सही तरीका ही आपको वहाँ तक लाया है जहाँ आप इस वक्त हैं। अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो अपने तरीके पर चलते रहें। बहरहाल, अगर आप इस वक्त अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके पर विचार करना उचित होगा, ख़ास तौर पर ऐसे तरीके पर जिसे सचमुच सचमुच अमीर व्यक्ति ने बताया है और जिसने हजारों लोगों को दौलत की राह पर पहुंचाया है। अब आगे आपकी मर्जी। आप जो अवधारणाएं सीखने वाले हैं वे सरल लेकिन समझदारी भरी हैं। वह वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कर देती हैं। मैं यह बात कैसे जानता हूँ? मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग में हमें
हर साल हजारों चिट्ठियां और ईमेल मिलते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि दौलत की हर फाइल ने किस तरह उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया है। अगर आप उन्हें सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह आपके जीवन का भी कायाकल्प कर देंगी। हर खंड के अंत में आपको एक घोषणा और शारीरिक गतिविधि मिलेगी जो उसे आपके शरीर पर लंगर बनाकर छोड़ देगी। आपको इस दौलत की फाइल को आत्मसात करने के लिए कुछ कार्य भी करने होंगे जो हमने बताए हैं। यह अनिवार्य है कि आप हर फाइल को अपने जीवन में जितनी जल्दी संभव हो अमल में ले आएं, ताकि ज्ञान शरीर और मन के हर हिस्से तक पहुंचकर स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सके। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम आदतों के गुलाम होते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि दरअसल दो तरह की आदतें होती हैं, करने वाली आदतें और ना करने वाली आदतें। आप इस वक्त जो काम नहीं कर रहे हैं, आप में उसे ना करने की आदत है। ना करने वाली आदतों को करने वाली आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उन कामों को करना है। पढ़ने से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जब आप पढ़ने से करने पर पहुंचते हैं तो यह एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। अगर आप सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो इसे साबित करें और जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं। दौलत की फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसीलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नज़रिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आम तौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वह सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले। वह शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रा देखते रहते हैं, ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है, और अमीर लोग भी कभी कभार मज़े के लिए लॉटरी खेल लेते हैं। लेकिन पहली बात, वह लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते हैं, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं। आप ही अपनी द्वैमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित विक्टिम की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता है, इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वह बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा था पीड़ित की भूमिका निभाना, मैंने यह नहीं कहा था कि वह पीड़ित हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूँ कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में हम कुछ समय बाद ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं? इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह समझता हूँ कि इस पुस्तक के किसी भी पाठक का इन संकेतों से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन शायद
आप ऐसे किसी व्यक्ति को करीब से जानते हों, चाहे जो हो, मेरी सलाह है कि आप इस खंड को बहुत ध्यान से पढ़ें। पीड़ित का संकेत। 1. दोष मढ़ना। वह अमीर क्यों नहीं है, इस बात पर ज़्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं है। कम से कम इसमें पीड़ितों को मज़ा आ जाता है। बहरहाल यह दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके आस पास रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग आसान निशाने बन जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वह सरकार को दोष देते हैं, वह शेयर बाजार को दोष देते हैं, वह अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वह अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वह अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वह अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वह अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वह हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वह अपने अपलाइन या डाउनलाइन को दोष देते हैं, वह कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वह शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वह अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वह अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वह ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है वह हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज़ या व्यक्ति में हो सकती है। पीड़ित का संकेत। 2. खुद को सही ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वह अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कह रहे हैं। पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, अगर आप कहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या उनमें से कोई आपके आसपास ज़्यादा समय तक रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसीलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता है। मेरे सेमिनारों में कुछ प्रतिभागी हमेशा मुझसे कहते हैं, आप जानते हैं हार्व, पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सीधे उनकी आंखों में देखकर कहता हूँ, आप कड़के हैं, ठीक है ना? वह आमतौर पर अपने पैरों की तरफ देखने लगते हैं और खीसे निपोरकर इस तरह का जवाब देते हैं, देखिए, इस वक्त मेरे सामने कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ हैं। लेकिन मैं बीच में ही उनकी बात काट देता हूँ, नहीं, यह इस वक्त की बात नहीं है, यह हमेशा की बात है। आप हमेशा कड़के या इसके करीब रहे हैं, हाँ या नहीं? इस बिंदु पर वे आमतौर पर सहमति से सिर हिला देते हैं और वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब वे सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार यह एहसास हो गया है कि इस एक धारणा या विश्वास का उनके जीवन पर कितना विनाशक प्रभाव पड़ा है। जाहिर है वह कड़के हैं। अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है नहीं होगी। अगर आप पालतू तोते को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। आप इस ज्ञान से अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हों और वह आपसे कहे, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखते हैं जैसे आपको आसमान से संदेश मिल रहा हो। फिर आप कहते हैं, तुम कड़के हो। इस पर आपका दोस्त सदमे में बेशक पूछेगा, तुम्हें कैसे पता चला? फिर आप अपनी हथेली फैलाकर जवाब देते हैं, तुम और क्या जानना चाहते हो? परामर्श शुल्क $50 है। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूँ, जो भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी वित्तीय कुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वह बहस करते हैं, देखिए, पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं?
ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता है। यह किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता है। दौलत का सिद्धांत। पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। अब भी यकीन नहीं है? प्रेम से अपने बिलों का भुगतान करने की कोशिश करके देखें। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेता हूँ। टेलर आपकी ओर ऐसे देखेगी जैसे आप पागल खाने से भाग कर आए हों, और सिर्फ एक शब्द चलाएगी, सिक्योरिटी। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में असफल रहा हूँ और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं। आप कड़के हैं, और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को मिटा नहीं लेंगे। पीड़ित का संकेत। 3. शिकायत करना। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम के में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। दौलत का सिद्धांत। जब आप आदतन शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की ज़िंदगी आम तौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ गलत हो सकती है वह उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं जाहिर है मैं शिकायत करता हूँ, देखिए तो सही मेरी ज़िंदगी कितनी गड़बड़ है। जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं नहीं, तुम शिकायत करते हो इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी इतनी गड़बड़ है। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ हम एक और काम की बात बता दें, आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास ना रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीज़ें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। जहाँ तक संभव होता है मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बात सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है, वह किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह बुरा है, ठहरिए तो सही, ज़रा सुनिए तो सही मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ और मेरा वादा है कि यह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिनों तक आप किसी बारे में शिकायत ना करें, मुंह के शब्दों से ही नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आपको यह काम पूरे 7 दिन तक करना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले की कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगें। दुर्भाग्य से शिकायतें आम तौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती हैं, वह शिकायतों की गति से चलती हैं, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैंने हज़ारों लोगों को यह चुनौती दी है और इसके परिणामों से मैं सदैव हैरान हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इस छोटे से अभ्यास ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीज़ों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया है।
अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता को कर्षित करने के बारे में भूल जाएं। ज़्यादातर लोगों के मामले में तो सिर्फ न्यूट्रल तक पहुंचना ही अच्छी शुरुआत होगी। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये असफलता के तनाव को कम करती हैं। ज़रा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की ज़रूरत है? जवाब स्पष्ट है, ज़रूरत ही नहीं है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते या शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को कर्षित कर रहे हैं। यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। अब आप दुनिया के महानतम रहस्यों में से एक को जानने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? इसे सावधानी से पढ़ें। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्या आप इसका मतलब समझ गए? मैं इसे दोबारा कहता हूँ, सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसके अलावा सुनेगा कौन? अरे मेरी टांग में एक खरोंच आ गई। इस पर लगभग हर व्यक्ति कहता है, किसे परवाह है? दौलत का सिद्धांत। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बहरहाल, पीड़ित होने के निश्चित रूप से अपने लाभ होते हैं। बेचारा बनने से लोगों को क्या मिलता है? जवाब है दूसरों का ध्यान। क्या ध्यान इतना महत्वपूर्ण है? शर्त लगा लें, है। किसी न किसी तरह से लगभग हर व्यक्ति इसी के लिए जीता है, और जिस कारण लोग ध्यान के लिए जीते हैं वह यह है कि उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी है। यह वही गलती है जो हम में से लगभग सभी ने की है। हमने ध्यान और प्रेम को गलती से एक समझ लिया है। मेरा यकीन करें, सचमुच खुश और सफल बनना लगभग असंभव है अगर आप लगातार दूसरों का ध्यान पाने की इच्छा करते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान चाहते हैं तो आप दूसरों की दया पर हैं। आमतौर पर अंत में आप लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं और उनसे प्रशंसा की भीख मांगते हैं। ध्यान चाहना एक समस्या भी है, क्योंकि इसे पाने के लिए लोगों में मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की प्रवृत्ति होती है। कई कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आप ज़्यादा सफल बन जाएंगे। दूसरी बात, आप ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पा सकते हैं। अधिकांश मामलों में जब लोग प्रेम और ध्यान को एक मान लेते हैं तो वे सच्चे आध्यात्मिक अर्थ में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। वे अपने अहंकार की रोशनी में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे तुम मेरे लिए जो करती हो उसके लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसलिए संबंध दरअसल सामने वाले या दोनों के बारे में नहीं, बल्कि व्यक्ति के बारे में होता है। प्रेम और ध्यान को अलग अलग करने पर आप सामने वाले व्यक्ति से बिना शर्त का प्रेम कर सकते हैं। तब आपका पैमाना यह नहीं होगा कि वह आपके लिए क्या करता है। जैसा मैंने कहा, अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसीलिए पीड़ित बने रहने के लिए ध्यान चाहने वालों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह कभी अमीर ना बन जाएं। यह फैसला करने का समय है। आप पीड़ित बन सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं बन सकते। कान खोलकर सुन लीजिए। हर बार, मेरा मतलब है हर बार जब आप दोष देते हैं, खुद को सही ठहराते हैं या शिकायत करते हैं, तो आप अपना वित्तीय गला काट रहे होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ज़्यादा दयालु और नरम शब्दों का प्रयोग करना अच्छा होता, लेकिन उसे छोड़िए। फिलहाल मेरी दिलचस्पी दयालु या नरम होने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो आपको यह दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाद में जब आप अमीर बन जाएंगे तब हम ज़्यादा दयालु और नरम हो सकते हैं, ठीक है ना? अब अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यह स्वीकार करने का कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ का निर्माण करते हैं, और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान लें कि आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच के हर स्तर का निर्माण करते हैं। घोषणा दिल पर हाथ रख कर कहें, अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। जब भी आप देखें कि आप दोष मढ़ रहे हैं, खुद को सही ठहरा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, तो हर बार अपनी तर्जनी उंगली अपने गले पर फेरें, ताकि आपको तत्काल याद आ जाए कि आप अपना वित्तीय गला काट रहे हैं। एक बार फिर,
हालांकि खुद के गले पर उंगली फेरना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह दोष देकर खुद को सही ठहराकर या शिकायत करके अपना बुरा करने से ज़्यादा अजीब नहीं है। और अंत यह क्रिया इन विनाशकारी आदतों को ख़त्म कर देगी। एक डीप ब्रीफ करें। हर रात सोने से पहले एक ऐसी चीज़ लिख लें जो अच्छी तरह हुई हो, और एक ऐसी चीज़ लिख लें जो अच्छी तरह नहीं हुई। फिर नीचे दिए गए सवाल का जवाब लिख लें। मैंने किस तरह इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का निर्माण किया। अगर दूसरे लोग शामिल हों तो खुद से पूछें, इनमें से प्रत्येक स्थिति का निर्माण करने में मेरी भूमिका क्या थी। यह अभ्यास आपको अपने जीवन के प्रति जवाबदेह बनाएगा और उन रणनीतियों के बारे में जागरूक भी बनाएगा जो आपके लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।